Hello guys, this is Zoologist AK and today we will practice some previous year questions on Lake Operon that I pick up from last year papers of CSIR NET exam. This is our first question in which here E. coli culture A and B are taken, means दो E. coli के culture लिए गए हैं A और B. Culture A was earlier grown in the presence of optimal concentration of gratuitous inducer IPTZ. IPTZ stand here for isopropyl beta D first thiogalactopyranoside. That is a molecular mimic of allyl lactose, or it acts as an inducer molecule as I talked before. Both the culture are now used to inoculate fresh medium containing some optimal concentration of gratuitous inducer. It was observed that culture B was unable to utilize lactose, whereas culture A did so efficiently. The reason behind this means दो कल्चर हैं E. coli के A and B. A कल्चर पहले ग्रो किया जाता है ऑप्टिमल कंसंट्रेशन पे और फिर दोनों को सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन पे ग्रो किया जाता है. बट ऑब्जर्वेशन में आता है कि कल्चर बी जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाता लैक्टोज को, बल्कि जो कल्चर ए है वो ऐसा एफिशिएंटली कर लेता है. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? नाउ लुक एट द ऑप्शंस. इन फर्स्ट ऑप्शन, प्री ट्रीटमेंट विद IPTZ has resulted in a mutation as a result of which Lake Operon is constitutively expressed. तो ये तो गलत है, बिकॉज IPTZ हमारा क्या है? इंड्यूसर है, ना कि वो कोई म्यूटाजन है. क्योंकि अगर वो एक म्यूटाजन होता तभी वो म्यूटेशन क्रिएट करता, पर वो म्यूटाजन नहीं है, एक इंड्यूसर है लेक ओपरॉन का, जिसकी वजह से वो IPTZ जाके हमारा रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है और एक इफेक्टर मॉलिक्यूल की तरह, और जिसकी वजह से रिप्रेसर हमारा ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा. अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता तो फिर RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड हो जाता है, और जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट कर देते हैं, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज और गैलेक्टोसाइड परमीज, गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, ये एंजाइम सीक्रेट हो जाते हैं. तो जब तक ये IPTZ एक इंड्यूसर की फॉर्म में कल्चर मीडियम में प्रेजेंट रहता है तभी तक तो एक्सप्रेशन होता है स्ट्रक्चरल जीन का, उसके बाद फिर से बंद हो जाता है. इसकी वजह से ये इंड्यूसर ऑपरेन है, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस नहीं करेगा लेक ओपरॉन को, और ना ही ये एक म्यूटेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि ना ही ये एक म्यूटेजन है. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया. सेकंड ऑप्शन में उसने बोला IPTZ हैज़ मेड द सेल मेम्ब्रेन मोर पोरस to small molecules, so lactose is taken up more efficiently by A as compared to B. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि जो IPTZ है वो एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल है, ना कि वो सेल मेम्ब्रेन को पोरस करता है. सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को पोरस कौन करता है, या सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल कौन करता है? वो करता है लैक्टोज परमीज. लैक्टोज परमीज ऐसा करता है क्योंकि लैक्टोज परमीज जो है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो क्या फैसिलिटेट करता है? लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अक्रॉस. इसलिए हमारा यहाँ पे जो लैक्टोज परमीज है वो एक्ट करेगा, ना कि IPTZ, क्योंकि IPTZ हमारा इंड्यूसर है. इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया. अब थर्ड ऑप्शन, इन कल्चर A lactose permease was induced to a high level during pre-treatment with IPTZ, which allowed the preferential uptake of lactose. This option is correct. Why? Because in culture A, as we know, IPTZ was present in optimum concentration. तो IPTZ हमारा जो इंड्यूसर है वो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो लैक ओपरॉन को इंड्यूस करता है. तो लैक ओपरॉन डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसमें से एक है हमारा परमीज. तो ये लैक्टोज परमीज जो एंजाइम सीक्रेट होता है, इसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल बन जाती है और उसके अक्रॉस लैक्टोज ट्रांसफर हो जाता है. तो तब हम उसको ऑप्टिमल कंसंट्रेशन से उठा के ई कोलाई को हम जब उसे सब ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में रखेंगे तो ऑलरेडी हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस रहेगी. इसलिए
वो क्या कर लेगा, लैक्टोज को ईजिली अपटेक कर लेगा, जबकि कल्चर बी ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट। एंड इन ऑप्शन डी, इन कल्चर ए आईपीटीजी एक्टिवेटेड ए रिसेप्टर विच बाउंड लैक्टोज। तो रिसेप्टर तो कोई होता ही नहीं है, जो हमने पढ़ा है कि लैकोप्रिन में कोई रिसेप्टर नहीं है जिससे आईपीटीजी जाके बाइंड हो जाता है जब। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैकोप्रिन इन ई कोलाई इज कंट्रोल्ड बाय बोथ the lac repressor and the catabolic activation called CAP. In an in vivo experiment with lacoprin, the following observation were made. जो हमारा कैप होता है, कैटाबोलिक एक्टिवेशन, वो जाके कैप साइट पे बाइंड होता है लैक प्रमोटर की। पर जो ये कैप है ये अकेला जाके बाइंड नहीं होता, ये कैप जो होता है वो साइक्लिक एएमपी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बाइंड होता है। और साइक्लिक एएमपी तब बाइंड होती है जब ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो कम होता है और साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई होता है। तो ऑब्जर्वेशन ये हुई कि साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है और रिप्रेसर हमारा एलोलैक्टोज से बाउंड है। जब रिप्रेसर हमारा एलोलैक्टोज से बाइंड होगा, जो कि लैक्टोज को एलोलैक्टोज में बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट करता है, इसलिए जब एलोलैक्टोज बाइंड होएगा रिप्रेसर से, तभी जाके जो रिप्रेसर है वो सुप्रेस होएगा और आरएनए पॉलीमरेज जाके प्रमोटर से बाइंड होएगा। और कैप इज इंटरेक्टिंग विद आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जो कैप है वो प्रमोटर पे बाइंड है अपनी, क्योंकि जो कैप की बाइंडिंग साइट होती है वो होती है कैप लैक प्रमोटर के ऊपर, इसलिए जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी प्रमोटर पे बाइंड होता है। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द अब ऑब्जर्वेशन। अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि जो साइक्लिक एएमपी का लेवल अगर हाई होगा तो ग्लूकोज हमारा कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, और अगर यहाँ पे एलोलैक्टोज प्रेजेंट है तो उसके लिए हमारे पास लैक्टोज होना जरूरी है, क्योंकि जो लैक्टोज होता है उसको जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है, जो एलोलैक्टोज हमारा इंड्यूसर का काम करता है, दूसरा वो ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे हमारी दो रिक्वायरमेंट होना जरूरी है इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होना या ग्लूकोज का एब्सेंट होना, दूसरा प्रेजेंस होना लैक्टोज की। इसलिए इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये सुटेबल होता है कि ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोलाई प्रोलिफरेट फास्टर ऑन ग्लूकोज देन इट डज ऑन लैक्टोज बिकॉज लैक्टोज इज टेकन अप मोर स्लोवली देन ग्लूकोज। वो फास्टर इसलिए ग्लो कर पाता है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज इंड्यूस नहीं करता लैकोप्रोन को, बल्कि जो ई कोलाई होता है वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकता है, डायरेक्टली मेटाबोलाइज कर सकता है। और जो ग्लूकोज है एक फिनोमिना शो करता है कैटाबॉलिक रिप्रेशन, जिसमें वो इंडक्शन जो है ओपरेन का उसको सुप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी कम लगती है और उसको कोई एंजाइम सिक्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती ई कोलाई को, इसलिए वो फास्ट ग्रो कर पाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टेकन अप मोर स्लोवली देन ग्लूकोज। लैक्टोज हमारा मोर स्लोवली टेकन अप होता है ग्लूकोज से, यस, बट नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय ई कोलाई। ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि ई कोलाई लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर सकती है एंड टेकन अप फास्टर देन ग्लूकोज। एंड ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो पहले अपटेक होता है अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है। एंड टॉक्सिक टू सेल, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है क्योंकि जो लैक्टोज है वो टॉक्सिक नहीं होता, बल्कि वो जो ई कोलाई है वो अपने ग्रोथ करने के लिए लैक्टोज का यूज़ करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिकॉज जो हमारा ग्लूकोज है वो ई कोलाई प्रोलिफरेट फास्टर ऑन ग्लूकोज देन इट डज ऑन लैक्टोज, बिकॉज लैक्टोज जो है वो स्लोवली अपटेक होता है, क्योंकि लैक्टोज के अपटेक के लिए जो ई कोलाई है उसको पहले लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनाना पड़ेगा, जो लैकोप्रोन को इंड्यूस करेगा ताकि वो एंजाइम सिक्रेट करे, और एंजाइम सिक्रेट करने के बाद वो जो बचा हुआ लैक्टोज है उस लैक्टोज को डिग्रेड करेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और फिर इस ग्लूकोज को यूज़ करेगा मेटाबॉलिज्म के लिए। इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज करेक्ट हियर। In another question here,
in context to lac operon if two bacterial strains P1 and P2 with the genotype OC. OC here is mutant operator gene, and I positive represent here wild type repressor gene because gene I encode for repressor protein, and Z negative here represent our mutant form of Z gene, and Z gene secrete our beta galactosidase. And in next P2 cell or P2 strain, sorry, O positive means here operator is wild type, I negative repressor here is mutant or will produce this I negative will produce non-functional repressor gene, and I Z positive here is in wild type form means in this Z positive gene will produce beta galactosidase respectively, were used to produce marrow diploid daughter strain. Marrow diploid is partial diploid strain means these both strains will mate. Which one of the following statement correctly predict the expression of Z gene beta galactosidase activity in all these strains? O positive and I positive and Z positive are the wild type allele of respective gene. Look at here, if we have strain P1, in this we have genotype OC, I positive and Z negative. अगर P1 जो स्ट्रैंड है हमारा उसमें हमारा ऑपरेटर जो है वो म्यूटेंट है, अगर हमारा ऑपरेटर म्यूटेंट है तो जो हमारा रिप्रेसर है वो जाके बाइंड नहीं होगा ऑपरेटर से, बट यहाँ पे जो तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, पर जो यहाँ पे हमारा जेड जीन प्रेजेंट है ये जेड जीन वाइल्ड टाइप नहीं है, म्यूटेंट टाइप है। क्यों है ये म्यूटेंट टाइप? जो हमारा जो ऑपरेटर म्यूटेंट होता है तो वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही एक्ट करता है, और जो जेड जीन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है विद दिस म्यूटेंट ऑपरेटर। तो जो ये वाला स्ट्रेन है इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जेड जीन है वो भी म्यूटेंट है और जो ऑपरेटर है वो भी म्यूटेंट है, और जब जीन म्यूटेंट है तो वो कोई भी फंक्शनल या कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करेगा, और जेड हमारा एंजाइम सीक्रेट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इन सेकेंड स्ट्रेन P2 वी हैव जीनोटाइप O पॉजिटिव, I नेगेटिव एंड Z पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा एक्सप्रेशन होगा देखते हैं। जो O पॉजिटिव है मीन्स कि जो यहाँ पे ऑपरेटर है वो वाइल्ड टाइप है, और जो I नेगेटिव है मीन्स लैक आई जीन जो है वो म्यूटेंट है। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन सीक्रेट होगा वो नॉन फंक्शनल होगा, वो नॉन फंक्शनल होगा तो ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर सकता, तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो इसकी एक्टिविटी इनहिबिट नहीं होगी, तो क्या होएगा, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ईजिली बाइंड कर जाएगा प्रमोटर पे, और वो ईजिली बाइंड कर जाएगा तो वो एक्टिव कर देगा और ट्रांसक्रिप्शन कर देगा जेड जीन का, जो यहाँ पे वाइल्ड टाइप फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमारा ऑपरेटर पॉजिटिव है तो ये इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा जेड जीन पे, मीन्स ये भी इसके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा जेड जीन के। इसलिए यहाँ पे जो पी स्ट्रेन है, P2 जो स्ट्रेन है, यहाँ पे हमारा फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस्ड होएगा। फिर इसने बोला कि ये जो P1 स्ट्रेन और P2 स्ट्रेन है ये यूज़ किए गए प्रोड्यूस करने के लिए मैरो डिप्लॉयड डॉटर स्ट्रेन, जिसमें हमारा P1 मेट करेगा P2 के साथ। तो जो हमारा ये स्ट्रेन है OCI पॉजिटिव ZC, तो जो जीनोटाइप आएगा वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा होगा, यहाँ पे देखते हैं दो जीन या कहें कि 2 एलील प्रेजेंट हैं जीन्स की। यहाँ पे जो है वो हमारा ऑपरेटर है म्यूटेंट, पर ये म्यूटेंट है तो हमारा जेड जीन भी म्यूटेंट है, तो दोनों की एक्टिविटी सुप्रेस होगी, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। पर यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो हमारा वाइल्ड टाइप है, तो ये इस जो जेड जीन है उसके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, और
और इसको एक्सप्रेस करेगा। पर यहाँ पे जब ये अकेला जीनोटाइप प्रेजेंट था तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आई जीन है, लेकाई जीन है, तो वो जो रिप्रेशर प्रोड्यूस करेगा वो नॉन फंक्शनल होगा। जब वो नॉन फंक्शनल होगा तो वो ऑपरेटर की एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं कर सकता। मीन्स जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ईजिली बाइंड कर रहा था प्रमोटर से, तो कॉन्टिन्यूस सिक्रेशन हो रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, इसलिए कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा था। बट जब इसने म्यूट करके स्ट्रेन डी प्रोड्यूस किया, वहाँ पे ओ सी आई पॉजिटिव जेड नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव आई नेगेटिव जेड पॉजिटिव, ये जो हमारा जीनोटाइप आया, यहाँ पे आई नेगेटिव है, बट जो दिस साइड हमारा आई पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे हमारा वाइल्ड टाइप है। और हमें पता है कि जो रिप्रेसर जीन है, मीन्स जो लैकाई जीन है, वो ट्रांस एक्टिविटी करता है। तो यहाँ पे ये इस ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा जब कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होगा। कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये इस पे जाके बाइंड कर जाएगा और लैक और जो प्रमोटर है उस पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग जो है उसको इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से इस पूरे जीनोटाइप की वजह से जो लैक ओपरोन है वो इंड्यूसिबल ओपरेंट बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप प्रेजेंट है, ये जाके इस ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और इस वजह से जो ऑपरेटर की एक्टिविटी है ये तब तक इनहिबिट रहेगी जब तक कोई इंड्यूसर मॉलिक्यूल नहीं आ जाता। इसलिए इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन क्रिएट करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट जो करेक्ट आंसर है वो है ए, P1 नो एक्सप्रेशन, P2 कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन एंड D इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेंट्स ऑफ लैक वाई। जब लैक वाई जीन म्यूटेंट होता है तो वाई नेगेटिव की फॉर्म में हम उसको शो करेंगे। जीन ऑफ ई कोलाई डू नॉट सिंथेसाइज लैक्टोज परमेज, क्योंकि यहाँ पे जो लैक वाई है वो म्यूटेंट फॉर्म में, तो जब लैक वाई है म्यूटेंट फॉर्म में जो सिक्रेट करता है लैक्टोज परमेज को, वही म्यूटेशन, उसी में म्यूटेशन है, तो लैक्टोज परमेज सिंथेसाइज नहीं होएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू बिहेवियर ऑफ लैक वाई नेगेटिव म्यूटेंट अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट दी गई है टू गेट टू नो द बिहेवियर ऑफ लैक वाई म्यूटेंट अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो हम देखेंगे कि ये जो बिहेवियर कंडीशन है इनमें से कौन सी कंडीशन सुटेबल है जब हमारा जो लैक वाई जीन है वो म्यूटेंट स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट वन है नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेन लैक वाई सेल्स आर इंड्यूस्ड विद लैक्टोज। तो ये करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि जब हमारा वाई जीन नेगेटिव है, मीन्स वो म्यूटेंट, जब हमारा लैक वाई म्यूटेंट है तो वो लैक्टोज परमेज को सिक्रेट नहीं करेगा। जो लैक्टोज परमेज है वो सिक्रेट नहीं होगा, और लैक्टोज परमेज ही क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है, जिसकी वजह से लैक्टोज एंटर कर पाता है सेल के अंदर और तभी वो इंड्यूस कर पाता है लैकोप्रोन को, और जब वो इंड्यूस करेगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज होएगा। तो नो सिंथेसिस ऑफ बीटा, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड है सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेन सेल आर इंड्यूस्ड विद लैक्टोज। सेल इंड्यूस्ड हो लैक्टोज के साथ तब तो सिंथेसिस होगी, पर इस केस में नहीं होगा ऐसा। इस केस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लैक्टोज परमेज जो है वो अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे लैक वाई जो है वो म्यूटेंट फॉर्म में है। थर्ड ऑप्शन, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन है नो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेन सेल्स आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी। ये अब्सेंट है क्योंकि जो आईपीटीजी है अगर वो मीडियम में प्रेजेंट होगा तो वो उसे ज़रूरत नहीं पड़ती लैक्टोज परमेज की सेल के अंदर एंटर करने के लिए और लैकोप्रोन को इंड्यूस करने के लिए। अगर आईपीटीजी कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो उसको ज़रूरत पड़ती है लैक्टोज परमेज की सेल को परमिएबल बनाने के लिए, उसके लिए। बट अगर वो लार्ज कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो उसको लैक्टोज परमेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आईपीटीजी जो हमारा है अगर वो प्रेजेंट होगा तो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज होगा, क्योंकि ये इंड्यूस कर देगा हमारे लैकोप्रोन को। तो जो थर्ड स्टेटमेंट वो भी हमारी इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेन सेल्स आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीसी, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट इज
The cells induced with IPTZ cannot grow in presence of TOMPG. एटोन पीजी क्या है? एटोन पीजी इज ए कंपाउंड whose uptake is mediated by lactose permease. लैक्टोज परमेज के थ्रू इसका अपटेक होता है और ये किया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, ताकि ये टॉक्सिक कंपाउंड को रिलीज कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट है कि जो सेल है इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी कैन नॉट ग्रो इन, तो वो ग्रो करेगी टोम पीजी की प्रेजेंस में, वो ग्रो करेगी, क्योंकि जो आईपीटीजी है वो सेल को इंड्यूस्ड कर देगा, और जब लैकोप्रोन को इंड्यूस करेगा तो वहाँ पे लैक्टोज परमेज भी सिंथेसाइज होगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी, इसलिए वो टोम पीजी की कंसंट्रेशन में और उसकी प्रेजेंस में वो ग्रो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टोज परमेज भी सिंथेसाइज होगा जो इसका अपटेक कर पाएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी सिंथेसाइज होएगा। तो सिक्स्थ स्टेटमेंट है सेल्स इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ टोंगपीजी, तो ये करेक्ट है, फर्स्ट वन करेक्ट है एंड आवर फोर्थ वन करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1, 4 and 6. Thank you. Please do like, share and subscribe to my channel.